अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम लोग बायोएनर्जेटिक्स के एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक ग्लाइकोलिसिस के ऊपर बात करेंगे। बट बिफोर मूविंग इनटू द मेन टॉपिक ग्लाइकोलिसिस, उससे पहले मैं आप लोगों को एक ओवरव्यू देना चाहती हूँ जिसके लिए आपको समझना ग्लाइकोलिसिस को बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा है मैंने रेस्पायरेशन की हेडिंग दे रखी है। अब रेस्पायरेशन को पढ़ना ग्लाइकोलिसिस को पढ़ने से पहले क्यों इंपॉर्टेंट है अभी देख लेते हैं। रेस्पायरेशन का मतलब क्या होता है। हम लोगों के लिए रेस्पायरेशन का वर्ड जब भी आप लोग पढ़ते हैं आप लोगों के जहन में यही आता है कि ब्रीदिंग इज़ रेस्पायरेशन। लेकिन हम इस बात को जानते हैं कि ह्यूमन बींग्स हो या कोई और ऑर्गेनिज्म हो, आइदर एनिमल्स हैं, कोई भी किसी भी किस्म के ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको अपनी डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए वाइटल एक्टिविटीज़ जो उन्होंने परफॉर्म करनी है, आइदर दैट इज़ मसल मूवमेंट, दैट इज़ ब्रीदिंग, दैट इज़ हार्ट रेट, कुछ भी उनकी जो डेली एक्टिविटीज़ हैं उनको परफॉर्म करने के लिए दे नीड एनर्जी। उनको हर काम करने के लिए जो है, कोई भी काम हो उसको करने के लिए दे नीड एनर्जी। और ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के सेल्स जिस प्रोसेस के थ्रू उस एनर्जी को क्रिएट करते हैं, बॉडी के लिए अवेलेबल करते हैं, उसको हम कहते हैं रेस्पायरेशन। अब रेस्पायरेशन जो है ये दो तरह की होती है। एक तो आप लोगों को पता है जो हम लोग नॉर्मली जो मीनिंग लेते हैं रेस्पायरेशन का, ब्रीदिंग, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है बॉडी से बाहर निकालना और ऑक्सीजन बॉडी में इनटेक करना, इसको हम कहते हैं ब्रीदिंग। एक तो रेस्पायरेशन जो है इस तरह की होती है। दूसरी रेस्पायरेशन जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिससे एनर्जी जो है बॉडी के सेल्स को, बॉडी को अवेलेबल की जाती है, वो क्या है, उसको हम कहते हैं सेलुलर रेस्पायरेशन। ये है हमारा आज का मेन टॉपिक जिसमें हम सेलुलर रेस्पायरेशन की बात करेंगे कि किस तरह सेलुलर लेवल पे यानी सेल जो है मेंटेन करते हैं एनर्जी की कंजम्पशन और उसका यूज़ल और उसकी प्रोडक्शन, कि किस तरह कितनी अमाउंट में एनर्जी जो है वो सेल्स को रिक्वायर्ड है, बॉडी को रिक्वायर्ड है, उनकी प्रोडक्शन किस तरह से होती है। ये सारा कुछ जो है हम सेलुलर रेस्पायरेशन के अंडर पढ़ते हैं। ब्रीदिंग इज़ डिफरेंट, सेलुलर रेस्पायरेशन इज़ डिफरेंट। आई होप कि आप लोगों को अब इन दोनों तरह की सेलुलर रेस्पायरेशन और ब्रीदिंग वाली रेस्पायरेशन दोनों में जो है वो डिफरेंस पता चल गया होगा और अब आप लोगों को इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी इंशाल्लाह ताला। अब जो है हम सेलुलर रेस्पायरेशन को आगे लेके चलते हैं बिकॉज दिस इज़ नॉट आवर कंसर्न फॉर टुडेज टॉपिक। ब्रीदिंग के ऊपर हमने आज के इस लेक्चर में बात नहीं करनी है, हमने बात करनी है सेलुलर रेस्पायरेशन पे। और जब हम सेलुलर रेस्पायरेशन की बात करते हैं तो इसमें जो है 4 स्टेप्स होते हैं। देयर आर 4 बेसिक स्टेप्स। 4 जो है वो मेजर स्टेप्स हैं सेलुलर रेस्पायरेशन के, उनको हम लिस्ट कर लेते हैं, देख लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो कि हम सेलुलर रेस्पायरेशन के अंडर पढ़ते हैं। इसमें जो आपका पहला स्टेप है दैट इज़ ग्लाइकोलिसिस, जो कि आज का हमारा टॉपिक भी है। लेकिन इस तक जाने से पहले मैं आप लोगों को एक ओवरव्यू दे देना चाहती हूँ ताकि आप लोगों के माइंड में बिल्कुल क्लियर हो कि हम क्या पढ़ रहे हैं और किस तरह से इसको आपस में हम रिलेट करके पढ़ सकते हैं, ताकि हमें मेमोराइजेशन में इजी हो, हमें किसी भी किस्म के कोई जो है एम्बिग्विटी ना हो कि जी हम क्या पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप जो है इसमें वो आता है हमारा लिंक रिएक्शन। ये है हमारा लिंक रिएक्शन जिसको हम ऑक्सीडेशन ऑफ पायरोवेट भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, इसमें बेसिकली ग्लाइकोलिसिस का जो एंड प्रोडक्ट है ना वो होता है पायरोवेट। अभी आगे पढ़ेंगे भी, इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। तो इस पायरोवेट की नेक्स्ट स्टेप में जो है वो ऑक्सीडेशन की जाती है, ऑक्सीडेशन ऑफ पायरोवेट। जो ग्लाइकोलिसिस के नतीजे में प्रोडक्ट बनी है पायरोवेट, उसकी ऑक्सीडेशन की जाती है और इसको हम लिंक रिएक्शन। जो हमारा यहाँ पे थर्ड स्टेप है उसको हम कहते हैं क्रेब्स साइकिल। ठीक है, इसको हम कहते हैं क्रेब्स साइकिल या हम इसको कहते हैं ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। आगे मैं आप लोग को डिटेल में बताऊंगी कि हम इनको ये नाम क्यों दे रहे हैं, इसलिए अभी यहाँ पे जस्ट आप लोग स्टेप्स के नाम देख लीजिए, आप लोगों के माइंड में थोड़ा सा जो है वो कंसेप्ट बिल्डअप हो जाए कि कौन कौन से स्टेप्स जो हैं वो सेलुलर रेस्पायरेशन में इन्वॉल्व होते हैं। हमने बात की पहला स्टेप है ग्लाइकोलिसिस, दूसरा स्टेप है लिंक रिएक्शन। इसको लिंक रिएक्शन क्यों कहा, क्योंकि इसने जो है वो लिंक किया है पहले स्टेप ऑफ सेलुलर रेस्पायरेशन को और थर्ड स्टेप ऑफ सेलुलर रेस्पायरेशन को। ये इन दोनों स्टेप्स को आपस में लिंक कर रहा है। आगे हम इंशाल्लाह इन डिटेल इसको डिस्कस करेंगे। इसको हम कहते हैं क्रेब्स साइकिल, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, या इसको हम एक तीसरा नाम भी देते हैं, वो कहते हैं सिट्रिक एसिड साइकिल। ठीक है, इसको हम सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। और जो लास्ट स्टेप है हमारे पास सेलुलर रेस्पायरेशन का वो है रेस्पायरेटरी
इसको हम कहते हैं रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का नाम हम इसको देते हैं। ये 4 स्टेप सेलुलर रेस्पिरेशन के यहाँ पे कंप्लीट है। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कंसिडर करना कि रेस्पिरेशन जो है, जब हम सेलुलर रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो इट कैन बी एरोबिक एंड एनारोबिक। ये एरोबिक भी हो सकती है एंड एनारोबिक भी हो सकती है, ठीक है। इसकी अगर हम टाइप्स की बात करें तो हम इसको कहते हैं कि यहाँ पे इसकी 2 टाइप्स हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन जो है इसकी 2 टाइप्स हैं। एक है इसकी टाइप एरोबिक, AEROBIC एरोबिक, और एक हम कहते हैं इसकी टाइप है वो है एनएरोबिक, ठीक है। एरोबिक क्या है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो सी सेलुलर रेस्पिरेशन होती है उसको हम कहते हैं वो एरोबिक रेस्पिरेशन है। जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होगी, ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, ऑक्सीजन एब्सेंट है, तो इसका बताने का मतलब क्या है कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस हो तब भी सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। अगर ऑक्सीजन जो है बॉडी में अवेलेबल नहीं है, कम है, तब भी जो है एनारोबिकली भी आपकी बॉडी जो है वो एनर्जी की प्रोडक्शन स्टॉप नहीं कर देती आपकी बॉडी में। तो बॉडी को जो है वो हर वक्त एनर्जी की ज़रूरत है। अगर बॉडी में एनर्जी नहीं होगी, आपके सेल्स को पास एनर्जी नहीं है, तो आपके वाइटल बॉडी प्रोसेसेस जो है वो कंटिन्यू नहीं हो सकते। इसीलिए आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी और एब्सेंस दोनों में जो है सेलुलर रेस्पिरेशन का एनर्जी प्रोडक्शन का प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू रहता है। कंडीशंस हमने उसको डिवाइड कर दिया कि अगर तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस है तो हम उसको कहेंगे कि एरोबिकली जो है सेलुलर रेस्पिरेशन हो रही है, उसमें हम ये प्रोसेसेस देख रहे हैं जिसमें हम कह रहे हैं ग्लाइकोलिसिस है, लिंक रिएक्शन है, क्रेब्स साइकिल है, रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है। अगर जो है ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं है, ऑक्सीजन एब्सेंट है, उस सूरत में भी जो है आपकी बॉडी, आपके सेल्स जो है वो एनर्जी प्रोडक्शन करती हैं, लेकिन उनके मैकेनिज्म्स जो है वो डिफरेंट हो जाते हैं। ऐसी रेस्पिरेशन को जो एनारोबिकली हो रही हो, हम उसको नाम दे देते हैं फर्मेंटेशन का, ठीक है। उसको हम कह देते हैं कि फर्मेंटेशन का प्रोसेस यहाँ पे हो रहा है। एनारोबिकली जब जो है आपकी बॉडी सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू करती है, और फर्मेंटेशन भी फर्दर जो है वो 2 तरह से आपकी बॉडी परफॉर्म करती है। एक को हम कहते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है, दूसरी जो है उसको हम कहते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। एक आपके पास है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और दूसरी आपकी बॉडी जो है परफॉर्म करती है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन का प्रोसेस, ठीक है। आई होप यहाँ तक मैंने आप लोगों को एक छोटा सा ओवरव्यू दे दिया है और इंशाल्लाह ताला आप लोगों को यहाँ तक क्लियर होगा। अब हम आगे मूव करते हैं अपने मेन टॉपिक पे, ग्लाइकोलिसिस पे। अभी आप लोगों को बेशक थोड़ी चीज़ें कंफ्यूजिंग लग रही हो, लेकिन इंशाल्लाह ताला आई एश्योर यू कि एट द एंड ऑफ दिस टॉपिक आप लोगों की कोई भी क्यूरी नहीं रहेगी। इंशाल्लाह ताला आपको तमाम के तमाम क्वेश्चन, तमाम के तमाम कंसर्न्स जो हैं इंशाल्लाह ताला मैं एड्रेस कर चुकी होंगी। चलें जी, चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, जो कि है हमारा ग्लाइकोलिसिस। सो ग्लाइकोलिसिस जो है, दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप। ये फर्स्ट स्टेप है आपका सेलुलर रेस्पिरेशन का जो फिनोमिनन है, उसका पहला स्टेप जो है आपका ग्लाइकोलिसिस है, ठीक है। और ग्लाइकोलिसिस का वर्ड ही आप लोगों को बता रहा है ग्लाइकोलाइसिस। लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन, लाइसिस करना, ब्रेक डाउन करना। इसमें ब्रेक डाउन हो रहा है, किस चीज़ का ब्रेक डाउन हो रहा है? ग्लाइको मीन्स ग्लूकोज। ग्लूकोज का ब्रेक डाउन जो है इसको हम कहते हैं ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस होना। आपकी बॉडी के अंदर जो एनर्जी प्रोड्यूसिंग कंपाउंड है, जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जिसने आपकी बॉडी के हर सेल में एनर्जी प्रोवाइड करनी है, वो है ग्लूकोज, ठीक है। और ग्लूकोज की अगर मैं बात करूँ तो क्या होता है इसमें होती है कार्बन चेन। आप लोगों को पता है ग्लूकोज इज़ बेसिकली 6 कार्बन चेन। ये बात आप लोगों को पता है? अगर नहीं पता तो मैं आप लोगों को यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ। और चले मैं आप लोगों को ना इसका एक जो है वो स्ट्रक्चर बना के दिखा देती हूँ, उससे आप लोगों को ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो मैं आप लोगों के लिए ना यहाँ पे शो कर देती हूँ। जिस तरह ये 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये 6 कार्बन चेन होती है। ग्लूकोज का मॉलिक्यूल मैं आप लोगों के सामने जो है वो शो करने लगी ताकि आप लोगों को किसी भी किस्म की जो है वो एम्बिग्युइटी ना रहे, आप लोगों के लिए चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाए इंशाल्लाह ताला। इसमें जो है पहले कार्बन पे डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन अटैच होती है और उसके बाद जो है
थर्ड कार्बन पे हाइड्रोजन अटैच होता है। बाकी इसकी तमाम कॉन्फ़िगरेशन में OH अटैच होता है कार्बन के साथ डायरेक्टली। कार्बन की जो है आप लोगों को पता है 4 तरफ से इसके साथ बॉन्ड्स जो है वो अटैच होने होते हैं। बाकी जो है हर तरफ यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच है तो इस तरफ जो है आपका OH अटैच्ड होगा। ठीक है, बाकी तमाम वैलेंसी आप लोग कंप्लीट करेंगे हाइड्रोजन के साथ। ये आप लोगों का जो है ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, ये 6 कार्बन मॉलिक्यूल है। कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5 और ये लास्ट पे कार्बन नंबर 6। ये 6 कार्बन ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है। और इसमें क्या होगा, ये एक हाई एनर्जी कंपाउंड है। हम कहते हैं इट इज़ अ हाई एनर्जी कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जिसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी मौजूद है कंपाउंड। ठीक है, और क्या होगा, इसका लाइसिस होगा, इस मॉलिक्यूल का लाइसिस उसको हम कह रहे हैं ग्लाइकोलिसिस है। और ये ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस जो है वो सेल के अंदर कहाँ होता है, सेल के साइटोसोल में ये होता है। ये चीज़ याद रखनी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। MCQs में ये पूछा जाता है कि ये प्रोसेस की लोकेशन कहाँ है, कहाँ हो रहा है ये सेल के अंदर। सो दिस ग्लाइकोलिसिस का जो प्रोसेस है इट अकर्स इन साइटोसोल, ये साइटोसोल में होता है। ये चीज़ याद रखनी है, इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर MCQs। ठीक है, और एक और बात जो यहाँ पे कंसिडर आप लोगों ने करनी है, जो ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस है इट कैन टेक प्लेस इन द एब्सेंस और प्रेजेंस। ठीक है, ये इंडिपेंडेंट है, ये डिपेंड नहीं करता ऑक्सीजन की प्रेजेंस या एब्सेंस पे। ये दोनों कंडीशंस में, यानी ऑक्सीजन प्रेजेंट है तब भी ये होगा, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है ये तब भी होगा। ठीक है, ये डिपेंड नहीं करता ऑक्सीजन की प्रेजेंस एब्सेंस पे, दोनों कंडीशंस में जो है ये प्रोसेस, क्योंकि आपकी एनर्जी का जो है वाहिद ज़रिया ही ये है। ग्लाइकोलिसिस की ब्रेकडाउन होनी है, ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होगी तो ही आपका जो है आगे बॉडी के प्रोसेसेस कंटिन्यू रहेंगे, आपकी बॉडी वर्किंग में रहेगी। ठीक है, तो ये देखें, ये हमें जो है बायोलॉजिकल साइंसेस में यही है कि हमें अल्लाह ताला की कुदरत का भी इसमें पता चलता है कि अल्लाह ताला ने किस तरह से हमारी बॉडी को डिज़ाइन किया है, कि बॉडी की कंडीशंस को, बॉडी को मेंटेन रखने के लिए किस तरह से साइमल्टेनियसली बहुत सारे एंजाइम्स, बहुत सारे कंपाउंड्स, हाई एनर्जी कंपाउंड्स जो हैं हम लोग फूड से प्रोवाइड करते हैं और वो आगे हमारे सेल्स को ऑनगोइंग रखते हैं और हमारी बॉडी को एक मेंटेन पोजीशन में रखते हैं। ठीक है, तो अब आई होप आप लोगों को इस चीज़ से क्लियर हो गया होगा। अब हम इसके प्रोसेस की तरफ जाते हैं, हम इसके स्टेप्स देखते हैं कि किस तरह से ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है, किस तरह से ग्लूकोज की जो है वो ब्रेकडाउन होती है और हमारे पास एंड प्रोडक्ट जो है पायरोवेट वो हमें रिसीव होता है। जी, तो यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए एक फिगर जो है डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट किया हुआ है कि किस तरह से जो है 1 बाय 1 स्टेप वाइज प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होता है फ्रॉम ग्लूकोज टू पायरोवेट, जो कि हमारी यहाँ पे एंड प्रोडक्ट है। ये है हमारी एंड प्रोडक्ट जो कि आगे जो है प्रोसेस होगी इन द फर्दर स्टेप्स ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं ग्लूकोज से। यहाँ पे मैंने आपको शो कर दिया था इसका 6 कार्बन मॉलिक्यूल, हम कह रहे हैं कि ये 6 कार्बन मॉलिक्यूल है ग्लूकोज। ये सबसे पहला जो स्टेप होगा, ये ग्लूकोज जो है वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा। अब इसका मकसद क्या है कि ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल है आपने इसको समझ के पढ़ना है। जैसे मैं समझाऊंगी बहुत ध्यान से आप लोगों ने इसको समझना है, और इंशाल्लाह ताला अगर आपने ये लेक्चर ध्यान से सुन लिया ना तो आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप लोगों को सारे कंसेप्ट्स इंशाल्लाह यहाँ पे ही क्लियर हो जाएंगे और आप लोग एक बार इसको रिवाइज़ करेंगे तो आप लोगों के लिए चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएंगी। आई कैन बेट यू इंशाल्लाह। ठीक है, तो क्या होगा, जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है उस ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में होगा क्या, यहाँ पे मैं आप लोगों को दोबारा से शो कर देती हूँ। ये जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल मैंने शो किया है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की हमने बात किया है। ये ग्लूकोज का कार्बन नंबर 6 है। इस कार्बन नंबर 6 पे क्या होगा, ये एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ से चला गया और जो है इस हाइड्रोजन की रिप्लेसमेंट में यहाँ पे एक फॉस्फेट आके अटैच हो जाएगा। ये फॉस्फेट जो है ये कहाँ से आया है, जो एनर्जी रिच कंपाउंड है ATP, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, इसके पास 3 फॉस्फेट हैं। ट्राई है ना, 3 फॉस्फेट इसके पास मौजूद हैं। इसने अपना एक फॉस्फेट जो है
वो रिलीज़ कर दिया है और वो फॉस्फेट जो है ग्लूकोज के कार्बन नंबर 6 के साथ आके अटैच हो जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे हमारे पास हम कहते हैं कि जो कंपाउंड बना है फर्स्ट स्टेप में, वो हम कहते हैं कि ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन गया है। और जो है हमारी बॉडी में कोई भी प्रोसेस जो है वो इंजाइम्स के बगैर कंप्लीट नहीं होता। बहुत सारे इंजाइम्स जो हैं वो रिएक्शंस को कैटेलाइज करते हैं, स्टेप्स को प्रोसेस करते हैं, और यहाँ पे जो इंजाइम इन्वॉल्व है वो है हेक्सोकाइनेज। हेक्सोकाइनेज इंजाइम यहाँ पे इन्वॉल्व है। आप लोग चाहें तो इंजाइम्स का रोल लिख सकते हैं, मेंशन करना चाहें तो, वरना अगर ना भी लिखे तो इट्स ओके। आपकी बुक में जो फिगर दी गई है उसमें इस तरह से इंजाइम के साथ मेंशन नहीं किया गया, लेकिन आई जस्ट वांटेड टू मेंशन, तो मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिया है। और ये बात यहाँ पे मेंशन करना बहुत ज़रूरी है कि एनर्जी जो है वो कहाँ से आई है। एटीपी ने, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट ने जो है वो रिलीज़ किया है अपना फॉस्फेट, और वो बन गया है। जब उसने ट्राईफॉस्फेट, उसके पास 3 फॉस्फेट थे, उसने उनमें से एक दे दिया है, तो वो एडिनोसिन डाईफॉस्फेट बन जाएगा। ट्राईफॉस्फेट से एक फॉस्फेट कम हो गया, एडिनोसिन डाईफॉस्फेट बन गया। ठीक है, सो क्या हुआ है यहाँ पे, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है वो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बन जाएगा। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो है वो रीअरेंजमेंट हुई है, कोई चेंजिंग्स नहीं आई। ये सिर्फ और सिर्फ अपने आइसोमर में कन्वर्ट हुआ है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट अपने आइसोमर फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया है। क्या हुआ है यहाँ पे, आइसोमराइजेशन हुई है। आइसोमराइजेशन, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है वो अपने आइसोमर फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया है। फ्रुक्टोज जो है ये ग्लूकोज का आइसोमर है। तो आइसोमर हम बार बार कह रहे हैं कि आइसोमराइजेशन का फिनोमिनन हुआ है। आइसोमर क्या होता है कि सिर्फ जो है अरेंजमेंट ऑफ एटम्स जो है डिफरेंट होती है, सेम केमिकल कॉम्पोजिशन होती है। हम इसमें कहते हैं कि सेम मॉलिक्यूल की सेम केमिकल कॉम्पोजिशन होती है। केमिकल कॉम्पोजिशन यानी उसकी कॉम्पोजिशन में किसी भी किस्म का फ़र्क नहीं आएगा। फ़र्क किस चीज़ में आएगा, सिर्फ और सिर्फ रीअरेंजमेंट डिफर्स, ओनली द रीअरेंजमेंट किस चीज़ की, ऑफ एटम्स। रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स जो है वो डिफ़र करती है, बाकी उसमें केमिकल चेंज किसी किस्म का उसकी कॉम्पोजिशन में नहीं आता। सो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है वो अपने आइसोमर फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया। आइसोमराइजेशन का प्रोसेस हुआ है यहाँ पे। नेक्स्ट स्टेप जो है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से क्या होगा, फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बन जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि फ्रुक्टोज के 6 कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप अटैच था, अब एक और फॉस्फेट जो है वो आके अटैच हुआ है, और वो फॉस्फेट भी, यहाँ पे फॉस्फेट हमेशा जो है वो एटीपी प्रोवाइड करेगा। एटीपी जो है वो एनर्जी रिच कंपाउंड है। एटीपी जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा एडीपी पे, क्योंकि उसने अपना एक फ्रुक्टोज जो है वो फॉस्फेट जो है वो दे दिया है, जिसकी वजह से वो अब एडिनोसिन डाईफॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया है। और वो फॉस्फेट जो है वो पहले फ्रुक्टोज के 6 कार्बन पे एक फॉस्फेट अटैच था, अब उसने एटीपी ने एक और फॉस्फेट दिया है, वो फ्रुक्टोज के कार्बन नंबर 1 पे आके अटैच हो जाएगा। ठीक, अच्छा यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बताऊं कि जो ग्लाइकोलिसिस है ना, उसको हम 2 फेजेज़ में डिवाइड करते हैं। ठीक है, हम कहते हैं कि ग्लाइकोलिसिस की जो है 2 फेजेज़ होती हैं। एक को हम कहते हैं प्रिपरेटरी फेज़, प्रिपरेटरी फेज़ है एक ग्लाइकोलिसिस की, और जो दूसरी फेज़ है उसको हम कहते हैं वो ऑक्सीडेटिव फेज़ है, ऑक्सीडेटिव, या हम उसको कहते हैं पे ऑफ फेज़, या हम उसको पे ऑफ फेज़ कहेंगे, या हम उसको ऑक्सीडेटिव फेज़ कहेंगे। ये प्रेपरेटरी फेज़ है, ये ऑक्सीडेटिव फेज़ है। अब हमने कहा कि प्रेपरेटरी फेज़ इसको हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें एटीपी जो है वो एनर्जी प्रोवाइड कर रही है। एटीपी इज़ प्रोवाइडिंग एनर्जी, वो एज अ एनर्जी प्रोवाइडिंग एजेंट जो है वो काम कर रही है, और अपने फॉस्फेट्स जो है वो प्रोवाइड कर रही है, प्रिपेयर कर रही है ग्लूकोज मॉलिक्यूल को कि वो जो है सेलुलर रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व हो और जो है आगे स्टेप्स को कंटिन्यू कर सके। ठीक है, जबकि ऑक्सीडेटिव फेज़ में क्या होता है, इसमें जो है एटीपी जो है वो रिकवर किए जाते हैं, एटीपी रिकवरी की जाती है, इसलिए हम जो है इसमें एटीपी की प्रोडक्शन होती है। पहले एटीपी प्रोवाइड कर रही है एनर्जी, और इसमें जो है एटीपी की रिकवरी की जाती है, एटीपी की प्रोडक्शन की जाती है, इसलिए इसको जो है वो ऑक्सीडेटिव या पे ऑफ फेज़ का नाम दिया जाता है। अब अगर हम इसमें देखें कि कौन कौन से स्टेप्स जो हैं वो प्रेपरेटरी फेज़ और कौन से ऑक्सीडेटिव फेज़ में इन्वॉल्व है, तो ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का बनना, फिर फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट का बनना, और फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट का बनना, ये जो तमाम के तमाम स्टेप्स हैं ना, इनको यहाँ से लेके और यहाँ तक, इनको हम कहते हैं कि ये है हमारे प्रेपरेटरी फेज़।
प्रेपरेटरी फेज़ है ये, किसकी? प्रेपरेटरी फेज़ ऑफ ग्लाइकोलिसिस। इससे जो नेक्स्ट स्टेप्स की हम बात करेंगे वो तमाम के तमाम इन्वॉल्व होंगे इन द ऑक्सीडेटिव फेज़ या पे ऑफ फेज़, क्योंकि उसमें हम देखेंगे कि एटीपी की रिकवरी होगी, एटीपी प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो क्या होगा फर्स्ट स्टेप कि फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट जो बना है ये अपने 2 आइसोमर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसमें से एक है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, इसको हम G3P भी कहते हैं। ठीक है, याद रखना है G3P के नाम से भी आप लोगों को इस तरह अक्सर वर्ड मिलेगा, बुक में भी और पेपर में भी अक्सर पूछ लिया जाता है। और जो नेक्स्ट चीज़ बनेगी वो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बनेगी, इसको जो है डैप कहा जाता है, DHAP। ठीक है, एब्रीविएशंस हैं, ये भी आप लोगों ने कंसिडर करनी है। ये जो दोनों बने हैं ये आपस में आइसोमर्स हैं, दीज आर द आइसोमर्स। आइसोमर्स मैंने आपको पहले भी बताया है, दे आर इंटर कन्वर्टेबल। ये जो इनकी सेम केमिकल कॉम्पोजिशन होती है, सिर्फ अरेंजमेंट ऑफ एटम्स की वजह से ये आपस में डिफ़र करते हैं, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि ये आपस में इंटर कन्वर्टेबल भी होते हैं, ये एक दूसरे में अपने आप को कन्वर्ट कर सकते हैं। इससे जो नेक्स्ट स्टेप है ये दोनों मिलके अब ये रिएक्शन जो है वो डबल साइडेड प्रोसीड करेगा, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के साथ भी और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट के साथ। तो यहाँ पे क्या होगा, जो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बना है और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बना है, अब ये दोनों जो है रिएक्शन को डबल साइडेड प्रोसीड करेंगे, यानी ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से जो नेक्स्ट प्रोडक्ट बनेगा वो 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट बनेगा। इसी तरह डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन भी रिएक्शन को आगे प्रोसीड करेगा और इससे भी सेम प्रोडक्ट बनेगा 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट। ठीक है, यानी जो नेक्स्ट प्रोडक्ट्स होंगी वो डबल साइड बनेगी, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट भी आगे रिएक्शन को प्रोसीड कर रहा है और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट भी आगे रिएक्शन को प्रोसीड कर रहा है। अब यहाँ पे क्या होता है कि एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट की एडिशन जो है होती है रिएक्शन में, ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट की एडिशन के साथ साथ जो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट काम होता है वो क्या है कि NADH जो है, NAD इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू NADH। यहाँ पे एक NADH की फॉर्मेशन होती है और यहाँ पे सिर्फ एक ही NADH नहीं बनेगा बल्कि डबल साइडेड रिएक्शन चल रहा है, तो 2 NAD से NADH बनेंगे, यानी इसमें जो है 2 NADH की प्रोडक्शन यहाँ पे हुई है। और अगर हम बात करें कि ये है क्या, NAD इज़ निकोटीन अमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। ये जो है एक कोएंजाइम है जो कि रिक्वायर होता है फॉर द फंक्शनिंग ऑफ एंजाइम्स। ये एंजाइम्स की वर्किंग को फैसिलिटेट करता है, एज अ कोएंजाइम एक्ट करता है, आपके रिएक्शन को प्रोसीड करता है और इसके अलावा रिएक्शन को कैटेलाइज करेगा ताकि जो आपकी फूड से एनर्जी मिली है, ग्लूकोज जो मिली है, उसको फर्दर जो है आगे प्रोसेस करके जो है आपकी बॉडी के सेलुलर रेस्पिरेशन के प्रोसेस में कंट्रीब्यूट किया जा सके। ठीक है, तो यहाँ पे ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट से 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट के 2 मॉलिक्यूल्स बन चुके हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे ATP की रिकवरी अब शुरू हो जाएगी, ADP से ATP बन जाएगा। ठीक है, एक जो है फॉस्फेट यहाँ से रिलीज़ हो गया 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट, यानी एक कार्बन नंबर 1 पे लगा हुआ था फॉस्फेट, एक कार्बन नंबर 3 पे लगा हुआ था, तो जो नेक्स्ट प्रोडक्ट बनी है वो बनी है 3 फॉस्फोग्लिसरेट। तो 1 वाला फॉस्फेट कहाँ गया, उसने क्या किया, एक ADP जो था उसने जो फॉस्फेट दे दिया, तो ATP का मॉलिक्यूल यहाँ पे बन गया। ये ATP का मॉलिक्यूल बना। सिमिलरली यहाँ पे जो रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, एक ADP जो है यहाँ पे भी रिमूव कर देगा अपना एक फॉस्फेट और वो फॉस्फेट जाके अटैच हो जाएगा एडेनिन डाईफॉस्फेट के साथ, और उसके साथ जब एक फॉस्फेट की एडिशन हो जाएगी तो फाइनली वो एडेनिन ट्राईफॉस्फेट जो है वो बन जाएगा, यानी ATP की प्रोडक्शन जो है यहाँ पे स्टार्ट हो गई है। और जो प्रोडक्ट बनी है वो क्या है, 3 फॉस्फोग्लिसरेट का जो है मॉलिक्यूल यहाँ पे हमारे पास आ चुका है। अब क्या हुआ है कि रिएक्शन में जो है रीअरेंजमेंट होगी, ये 3 फॉस्फोग्लिसरेट से जो 3 कार्बन पे लगा हुआ है फॉस्फेट वो जो है अपने आप को ले आएगा कार्बन नंबर 2 पे और बन जाएगा 2 फॉस्फोग्लिसरेट। यहाँ पे क्या हो रहा है, सिर्फ ये एक रीअरेंजमेंट का स्टेप है, यहाँ पे कोई ऐसा कुछ नहीं हो रहा, रीअरेंजमेंट का स्टेप है, जस्ट अ रीअरेंजमेंट स्टेप। ठीक है, कार्बन नंबर 3 पे फॉस्फेट लगा था वो आ गया कार्बन नंबर 2 के ऊपर। और जो है हम कहते हैं कि ये रीअरेंजमेंट क्यों हो रही है, क्योंकि ये रिएक्शन की रिक्वायरमेंट है।
रिएक्शन जो है, जो एंजाइम्स है यहाँ पे एक्ट करना है, वो कार्बन नंबर 3 के साथ काम नहीं कर सकते। उन्होंने तभी काम करना है जब वो फॉस्फेट जो है कार्बन नंबर 2 पे लगा होगा। इसीलिए जो है रिएक्शन में जो है चेंजिंग्स आती हैं और वो फॉस्फेट जो है 3 फॉस्फोग्लिसरेट से 2 फॉस्फोग्लिसरेट बन जाता है। और यहाँ पे भी सिर्फ एक ही फॉस्फोग्लिसरेट नहीं बनेगा, यहाँ पे डबल साइडेड 2 फॉस्फोग्लिसरेट का जो है वो मॉलिक्यूल यहाँ पे बनेगा, क्योंकि रिएक्शन जो है वो डबल साइडेड प्रोसीड हो रहा है। ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से भी रिएक्शन आगे प्रोसीड हो रहा है और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट के साथ भी रिएक्शन आगे प्रोसीड हो रहा है। ठीक है, 2 यहाँ पे फॉस्फोग्लिसरेट के मॉलिक्यूल्स बने। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास जो मॉलिक्यूल बनेगा दैट इज़ फॉस्फोइनोल पायरुवेट। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है क्योंकि इट इज़ द सेकेंड लास्ट प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, अब ये फॉस्फोइनोल पायरुवेट को जो है हम PEP कहते हैं, पेप की फॉर्मेशन हम इसको कहते हैं कि यहाँ पे जो है सेकंड लास्ट प्रोडक्ट जो बनता है वो पेप बनता है, फॉस्फोइनोल पायरुवेट। और ये जो है 2 फॉस्फोग्लिसरेट से फॉस्फोइनोल पायरुवेट का बनना, ये जो स्टेप है ना, दिस इज़ अ डीहाइड्रेशन सिंथेसिस। यहाँ पे एक वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज हो जाता है, इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये डीहाइड्रेशन रिएक्शन होता है। यहाँ पे दिस इज़ द, हम वाटर के रिमूवल को हम डिहाइड्रेशन कहते हैं ना, सो दिस इज़ द डिहाइड्रेशन रिएक्शन। यहाँ पे डिहाइड्रेशन रिएक्शन होता है जिसके नतीजे में 2 फॉस्फोग्लिसरेट से जो है वो फॉस्फोइनोल पायरुवेट का मॉलिक्यूल बन जाता है। और यहाँ पे फाइनल स्टेप में क्या होता है, एक ATP की प्रोडक्शन और होती है। क्या होगा, ADP से हमारे पास जो है वो ATP का मॉलिक्यूल बनेगा। सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, एक ADP का मॉलिक्यूल जो है वो फॉर्म करेगा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। यहाँ पे 2 ATP के मॉलिक्यूल अगेन बन गए और फाइनल जो है फॉस्फोइनोल पायरुवेट जो है अपने फाइनल प्रोडक्ट जो कि पायरुवेट है उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। एंड दिस इज़ द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस की ये एंड प्रोडक्ट है जो कि हमें रिक्वायर्ड है। हमने ग्लूकोज से पायरुवेट तक का जो है वो सफ़र तय कर लिया है, हमारे पास एंड प्रोडक्ट यहाँ पे आ गया पायरुवेट। यहाँ पे आपका ग्लाइकोलिसिस जो है इट एंड्स अप। ठीक है, हमने बात की थी कि जो ऊपर वाले स्टेप्स थे जिनमें कि ATP की यूजेज हो रही थी, जिनमें ATP को यूज़ किया जा रहा था, उनको हमने कहा प्रेपरेटरी फेज़ है। जहाँ से ATP की रिकवरी शुरू होगी उस तमाम की तमाम फेज़ को हम कहते हैं कि ये हमारे पास जो है वो है ऑक्सीडेटिव फेज़ या पे ऑफ फेज़, जिसमें हमारे पास ATP की प्रोडक्शन हुई है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोगों को सारा क्लियर होगा। थोड़ा सा जो है यहाँ पे ये आई नो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया और फिगर भी थोड़ी सी आप लोगों को लग रही होगी, बट मैंने कोशिश की है कि मैं आप लोगों के लिए ईच एंड एवरी स्टेप बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर दूं ताकि आप लोगों को इसमें किसी किस्म का मसला ना रहे। आप लोगों ने एक बार लेक्चर यहाँ से पढ़ना है, मेरा लेक्चर सुन के अपनी बुक सामने रखनी है, बुक से समझेंगे और आप लोग साथ के साथ नोट्स बनाएंगे तो इंशाल्लाह ताला आपके लिए ना ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं रहेगा। ठीक है, अब हम लोग ना एक बार एनर्जी चार्ट के बारे में देख लेते हैं। मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि टोटल जो MCQs में ना इस तरह से भी क्वेश्चन आता है, वो आप लोगों से पूछता है कि टोटल ATP की प्रोडक्शन कहाँ कितनी हुई है ग्लाइकोलिसिस के अंदर ना, ठीक है, और यूज़ कितने हुए हैं, नेट प्रोडक्शन ऑफ ATP कितनी है। इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं, कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस जो हैं MCQs में आप लोगों को आते हैं, पेपर में एग्जामिनर देता है, तो वो भी मैं आप लोगों के यहाँ पे क्लियर करवा देती हूँ। अगर हम बात करें कि यहाँ पे टोटल ATP की प्रोडक्शन जो है वो कितनी हुई है, तो वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि यहाँ पे आप देखें एक आपका ATP यहाँ पे बना है इस स्टेप में, ठीक है, जहाँ पे हमने कहा कि 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट से 3 फॉस्फोग्लिसरेट बना है। एक ATP यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ है, दूसरा ATP इसके सेकेंड रिएक्शन में प्रोड्यूस हुआ है, तीसरा ATP हम कहते हैं जो फाइनल स्टेप था फॉस्फोइनोल पायरुवेट से पायरुवेट का बनना, यहाँ पे हमारा तीसरा ATP प्रोड्यूस हुआ है और चौथा ATP इसके साइमल्टेनियस रिएक्शन में। तो टोटल ATP की प्रोडक्शन जो है वो हमारे पास 4 ATP बने हैं। ठीक है, और ATP यूज़ कितने हुए थे, तो वो देखें, हमने कहा प्रेपरेटरी फेज़ में ATP यूज़ होंगे। पहला ATP ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनने में ATP यूज़ किया गया और ATP को ADP में कन्वर्ट कर दिया गया। जबकि दूसरा ATP प्रेपरेटरी फेज़ के इस स्टेप में यूज़ हुआ है जहाँ पे फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बना है। यहाँ पे एक दूसरा ATP जो है ADP में कन्वर्ट हुआ है। सो हमारे पास टोटल ATP प्रोडक्शन जो है वो 4 ATP प्रोड्यूस हुए हैं। ATP यूज़ कितने हुए हैं, 2 ATP यूज़ हुए हैं। और जो नेट प्रोडक्शन ऑफ ATP है इन ग्लाइकोलिसिस वो हम कहते हैं 2 ATP। नेट प्रोडक्शन क्या है कि अगर हम रिएक्शन को जो है वो साइमल्टेनियस ना देखें तो कितने प्रोड्यूस हुए हैं, 2 ATP की प्रोडक्शन हुई है। ठीक है, और इसमें हमारे पास ATP की प्रोडक्शन और कंजम्पशन के अलावा एक और चीज़ बनी है, वो है NADH।
ठीक है। सो NADH की प्रोडक्शन जो है वो कितने NADH बने हैं ग्लाइकोलिसिस में, वो बने हैं 2। ठीक है, यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए मेंशन भी कर देती हूँ ताकि आप लोगों के लिए कोई भी चीज़ मुश्किल ना रहे। आप लोग अगर इसका स्क्रीनशॉट भी लेना चाहें तो आप लोग ले लें, ताकि आप लोगों को बाद में जो है किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन का सामना ना करना पड़े। ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि टोटल ATP प्रोडक्शन जो हुई है, टोटल ATP हमने देखे है 4 प्रोड्यूस हुए हैं हमारे पास। इसके अलावा जो ATP यूज़ हुए हैं प्रेपरेटरी फेज़ के अंदर, ATP यूज्ड, वो हमने देखे थे कि कितने हैं, 2 है। गुड, 2 हमारे पास ATP जो है वो यूज़ हुए हैं। इसके अलावा जो नेट प्रोडक्शन है ATP की, नेट प्रोडक्शन ऑफ ATP किस में, इन ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस पढ़े हैं। इसी तरह आपको जो है ना वो क्वेश्चन आएगा पेपर में, ग्लाइकोलिसिस का पूछेगा कि इसमें कितने ATP प्रोड्यूस हुए हैं। नेक्स्ट हम जो लेक्चर में डिस्कस करेंगे क्रेब्स साइकिल का, उसमें पूछेगा कितने यूज़ हुए हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ेंगे, उसमें पूछेगा। सो ये जो है ये कैलकुलेशंस आपने याद रखनी है, और इसको याद रखने का तरीका क्या है कि आप बार बार रिवाइज़ करें, बार बार लेक्चर सुने, उसको अपने नोट्स बनाएं, साथ साथ नीट करते जाएं, अपने नोट्स पे लिखते जाएं, और बुक से रीड करें। इंशाल्लाह ताला आपको इस टॉपिक में किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। ठीक है, सो टोटल नेट प्रोडक्शन ऑफ ATP जो है वो कितनी हुई है, 2 हमारे पास ATP की नेट प्रोडक्शन हुई है। और जो लास्ट हमारे पास चीज़ एक डिस्कस करने वाली है वो है NADH की प्रोडक्शन की, कितने NADH जो है वो प्रोड्यूस हुए हैं हमारे पास ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस में, तो वो हमारे पास बने हैं जी 2। ठीक है, यहाँ पे हमने जो है इसका एनर्जी प्रोडक्शन भी देख ली है कि किस तरह से कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस हुई है। यहाँ तक जो है आप लोगों का ग्लाइकोलिसिस का टॉपिक कंप्लीट है मेरी तरफ से। आई होप कि मैंने अपनी तरफ से तमाम की तमाम चीज़ें जो मैं समझती थी कि इम्पोर्टेंट है आप लोगों को उसके बारे में पता होना चाहिए, वो मैंने आप लोगों के साथ जो है वीडियो में डिस्कस कर दी है। इसके बावजूद भी अगर आप लोगों को कोई चीज़ समझ नहीं आएगी, अगर आपने कोई सवाल पूछना होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर पूछिएगा। मैं ट्राई करूँगी कि मैं आप लोगों को उसका जवाब दूँ, और अगर नहीं तो मैं उसके लिए आप लोगों के लिए जो भी आप लोगों के क्वेश्चंस होंगे उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूँगी। अगर आप लोगों को जो है इस लेक्चर के कंप्लीट नोट्स चाहिए, नीट नोट्स, तो उसके लिए आप लोग नीचे दिए गए नंबर पे जो बायो में नंबर दिया गया है उसके ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं, बट दैट नोट्स वुड बी पेड। लेकिन आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर जो है मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर दिया है। इससे आप लोग ख़ुद भी सीखें, अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें, ताकि हम लोग इल्म को जो है वो बांट सकें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, आप लोगों ने इससे सीखा है, तो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन, अल्लाह हाफिज़।